हेलो गुड इवनिंग गाइस आज हम पीजीटी हिस्ट्री मेल का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जिसमें हम मैथ्स का पार्ट कर रहे हैं। ये पेपर 10 जुलाई को हुआ था। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिसका भी अभी टीजीटी या आने वाले दिनों में पीआरटी का एग्ज़ाम होगा या DSSB का जो भी एग्ज़ाम हो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके लिए ये पेपर करने बहुत ज़रूरी हैं जो हाल ही में पीजीटी और टीजीटी के हुए हैं, क्योंकि पैटर्न रिपीट होने वाला है ऑलमोस्ट और कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होके मिलेंगे, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो जाएगा। साथ ही में आपको ये पता होना ज़रूरी है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है। आपके पेपर में भी यही लेवल रहने वाला है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो इन पेपर्स को करके जाएं। जो पीजीटी के सॉल्यूशन मैंने करा रखे हैं आप उन्हें कर लेना, उन सारी वीडियोस को देखो, कैसे हम टाइम बचा सकते हैं और क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के घनों के योग का द्विआधारी निरूपण कहते हैं बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसे। सबसे पहले हमें पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये होगा। इसके बाद में इनके घनों का योग, घन क्या होगा इसका, यानी क्यूब। 0, 1, 8, 27, 64, ये 6 नहीं आएगा इसमें, 125, क्योंकि 6 संख्या लेने ना, 6 नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक आएगा। इनका सम क्या हो गया, 225। अब हम सम पे आ गए। अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो बाइनरी चलता है 2 की पावर्स में, तो हम इसे 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर में 0 ना आ जाए या 1 ना आ जाए। डिवाइड करेंगे 225 को 2 से, क्या आएगा 112, 112 दूनी 224, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे 56, रिमाइंडर 0। फिर करेंगे 2 से 28, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 14, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 7, रिमाइंडर 0। फिर हमारा 7 आ गया यहाँ पे। 7 को करेंगे 2 से, 3 बार जाएगा, रिमाइंडर 1। फिर 3 को करेंगे 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 1। अब देखो या तो यहाँ पे 1 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो वहीं पे हम रुक जाएंगे। अगर यहाँ पे 0 होगा तो उसे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसे काउंट करेंगे। बाइनरी में कैसे लिखेंगे, इन सभी को ऐसे कर करके उल्टा लिख देंगे। यहाँ से शुरू होकर उल्टा लिख देंगे। कैसे, पहले 1 लिखा, उसके बाद में फिर 1 आ रहा है, 1, फिर 1, 1, फिर उसके बाद में 4 0 है, 1, 2, 3, 4 0, और लास्ट में क्या है 1। यही हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। 1 1 1, 3 बार 1 है, 4 बार 0 और लास्ट में 1। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1। आगे सुन, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। उसके बाद में जो रिमाइंडर आए उन्हें उल्टा करके ऐसे लिख दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। घन के आकार को बढ़ाने के लिए उसे खींचा जाता है, यानी क्यूब है हमारे पास में, उसे खींचा जाता है जिससे उसका साइज बढ़ जाए। परिणामी विकर्ण में 20% की वृद्धि, यानी 20% बढ़ गया उसके डायगोनल का साइज। जब डायगोनल का साइज बढ़े या फिर साइड का साइज बढ़े, बात एक ही है। साइड हमारी 20% बढ़ गई। 20% को कहते हैं हम 1/5, यानी 5 पे 1 बढ़ गई। तो साइड क्या थी, तो साइड पहले थी 5, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ के 6। एरिया क्या होता है, 6a² होता है, यानी a² पर डिपेंडेंट है। तो पहले एरिया कितना था, 5 का स्क्वायर 25, अब कितना है 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि साइड 6 हो गई। कितना बढ़ गया 11, कितने पे 25 पे, 11/25। परसेंटेज निकालने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 चौका 100 और 11 चौक 44, 44% हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बारिश हुई और 10 सेंटीमीटर बारिश गिरी। हाइट जो है बारिश की 10 सेंटीमीटर है। 20 हेक्टेयर भूमि है, यानी हमारे पास एरिया जो है भूमि का ये 20 हेक्टेयर है, और हाइट कितनी है बारिश की 10 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं वॉल्यूम कितनी है, जो पानी है हमारा, जितना पानी पड़ा, पानी गिरा जो ज़मीन पर, उसकी वॉल्यूम कितनी है। हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 20 हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को लिखते हैं 10/20।
100 मीटर, यानी 1/10 मीटर हो गया है, 1/10 हो गया है, काट लो। आंसर क्या आ गया हमारा? 20,000 मीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम हो गई, या फिर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, 40 इंच और 2 मीटर का अनुमानित अनुपात। 40 इंच और 2 मीटर में क्या रेशो है, ये पूछा है। 40 इंच को क्या लिखते हैं? 40 इंटू 2.54, यानी 2.5 के आसपास लिखते हैं। अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो 2.5 लिखेंगे हम इसे। ये क्या हो गया हमारा? 2 मीटर को लिखते हैं 200 सेंटीमीटर। दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तभी रेशो आसानी से निकल सकेगा। काट लो, 40 पंजे 200 और 2.5 दूनी 5, यानी क्या आ गया रेशो हमारा? 1:2। अगर हमसे अनुमानित यानी अप्रोक्सीमेट नहीं पूछता तो हम एक्चुअल कैलकुलेट करते, 2.54 यहाँ पे वैल्यू रखते। लेकिन अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 2.54 की जगह 5 लिख दिया, 4 को इग्नोर कर दिया। 0.04 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। अगला देखते हैं अब। हाँ, 3,000 रुपये लोन लिया गया 10% की रेट पे, और क्या करता है वो? हर साल के एंड में 1,000 रुपये सबमिट करा देता है। जो जिसने लोन लिया है 1,000 रुपये सबमिट करा रहा है। कह रहा है 2 साल के बाद में उसे कितनी बकाया राशि देनी पड़ेगी, मतलब चुकाने के बाद में 2 साल के बाद में कितनी बकाया राशि देनी पड़ेगी। देखो, 3,000 रुपये लिए उसने, तो पहले साल क्या होगा? 10% का ब्याज लगेगा। 3,000 का 10% 300, यानी टोटल 3,300 रुपये देने पड़ेंगे उसे। उसने कितने दिए? 1,000 रुपये, 1,000 कट गए, बचे कितने? 2,300। अब 2,300 रुपये ब्याज लगेगा, 10% कितना? 230, यानी टोटल कितना हो गया पैसा? 23 2 2530। उसने चुकाए कितने? 1,000 रुपये, बचे कितने? 1,530। अब उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे ब्याज को चुकाने के लिए। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। अब ये वाला सवाल देखो। 100 अंकों की परीक्षा हुई, 40 बच्चों के एवरेज स्कोर जो है 85 है, तो 40 का एवरेज स्कोर 85, 85, 15 का कितना है? 98, बाकी 15 का 70, और बाकी जो 10 बचे उनका हमें निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि इनकी मल्टीप्लाई कर लिया, 40 बच्चों का सम निकाल लिया, फिर 15 का सम निकालो, फिर 15 का, और इन 40 में से इन 15 का सम घटा दो तो इनका सम आ गया, फिर उस सम को 10 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, डेविएशन वाला तरीका है जो बहुत आसान तरीका है सवाल को सोल्व करने का। ये 15 है, इनका एवरेज कितना? 98। ये 15 है, इनका एवरेज कितना? 70, और ये 10 है, इनका एवरेज हमें निकालना है। ओवरऑल एवरेज 85 है। डेविएशन क्या कहता है? डेविएशन की थ्योरी कहती है कि भाई टोटल डेविएशन जो होगा, नेट डेविएशन, वो 0 होगा। नेट डेविएशन कैसे निकालते हैं? देखो, इन 15 का इससे अगर कंपेयर करें 85 से, कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है, और ये टोटल कितनी संख्या है? 15, तो इंटू 15 हो गया। इन 15 का इससे कितना कम है? 15 कम है, यानी -15 कम है ना, और टोटल लोग कितने हैं? 15, तो इन टोटल का सम कितना हो गया? इन टोटल का सम हो गया 13 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 15। 15 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया -30। ये -30 है, लेकिन क्या नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, यानी इन 10x का सम, इन 10 लोगों का जो एवरेज है वो +30 होना चाहिए। +30, नेट डेविएशन +30 होना चाहिए, तो 10x की वैल्यू क्या हो गई? +30। तो x क्या हो गया? +3। ये प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये है कि ये एवरेज से 3 ज़्यादा है। तो एवरेज था हमारा 85 और 3 इसमें जोड़ दिया, यानी इसका एवरेज क्या? 10 लोगों का 88। सिंपल लगा ना बिल्कुल। ऐसे ही नेट डेविएशन निकाल देंगे, और नेट डेविएशन 0 करने के लिए जो माइनस है, जैसे -30 आई, तो नेट डेविएशन तभी 0 होगा जब ये +30 होगा। ये कंपेयर कर दिया, +3 वैल्यू हो गई, इसका मतलब एवरेज से 3 ज़्यादा है। ठीक है, जब एवरेज करेंगे इसे अच्छे से सीख लेंगे डेविएशन वाले मेथड को, और एवरेज वाले सवाल ज़्यादा टफ नहीं आते, सिंपल आते हैं। या तो डेविएशन से कर लो या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से कर लो। अगला सवाल है,
ये रिवेन्यू जनरेशन दिखा रहा है, 26% का प्रॉफिट है और ये सब जो है एक्सपेंडिचर है। एक तरह से प्रॉफिट नहीं है, सेविंग है, ठीक है। 26% की सेविंग है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ 74%। 74% की वैल्यू दी हुई है टोटल। इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ने के बाद क्या आता है हमारा? 2220। 74% की वैल्यू ये है, तो 1% की कितनी हो गई? 74 या 222 यानी 30। निकालना क्या हमें? राजस्व। टोटल रिवेन्यू कितना था? टोटल रिवेन्यू 100%, 100% होता है। 100% निकालने के लिए इस एक के पीछे 2 जीरो चिपका दो, इधर भी 2 जीरो चिपकेंगी, तो टोटल रिवेन्यू कितना हो गया हमारा? 3000 रुपये। अगला सवाल देखो, एक्स वाई से 5 गुना अधिक कुशल है। 5 गुना अधिक कुशल जब होगा तो इसकी एफिशिएंसी का रेशो 5:1 आ गया। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1:5। क्या बोल रहा है? एक्स 48 दिन कम ले रहा है। वैसे कितने दिन कम ले रहा है? 5 - 1 4 दिन कम ले रहा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 48 और 1 यूनिट की 12। काट लेंगे ना, इसे 12 आ गई। जब 1 यूनिट की 12 आ गई, इसका मतलब एक्स कितने दिन ले रहा है? 12 दिन। 12 कम 12 और ये कितने ले रहा है? 12 × 5 = 60 दिन। ये आ गया। हमसे पूछा गया है दोनों अगर वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, यानी ऑल्टरनेट बेसिस पे काम करें, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब ये करता है 12 में, ये करता है 60 में। इनका एलसीएम 60, 12 कम 12, 12 × 5 = 60। यानी एक्स एक दिन में एक काम कर रहा है, अगले दिन वाई आएगा, अगले दिन में 5 काम करेगा ये। तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 6। करना कितना है? 60। कितना गुना है ये? 10 गुना है। तो इसका मतलब टाइम भी 10 गुना हो जाएगा। तो 20 दिन में हमारा 60 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। एक दिन ये आएगा एक्स, एक दिन आएगा वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये है। हम मान लेते हैं मूलधन 100% है। जब 100% मूलधन है और 4 वर्षों के लिए 10% मिल रहा है, तो टोटल 10 × 4 40% मिलना चाहिए ब्याज। 40% 100 का क्या होता है? 40। उसकी वैल्यू क्या है? 1200। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 4 × 12 = 30। टोटल मूलधन होता है 100%, तो 2 जीरो चिपका दो यहाँ पे, 2 जीरो इधर चिपक गई, तो 3000 हो गया हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब क्या बोल रहा है? यदि ब्याज को दुगना कर दें और समय को आधा कर दें। दुगना ब्याज यानी 20%, समय आधा यानी 4 का 2 साल, और मूलधन का दुगना कर दें। मूलधन कितना था? 3000, दुगना कर दें 6000। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 20% जब 2 साल के लिए कैलकुलेट होता है, तो पहले साल 20 रुपये मिलेगा, अगले साल भी 20 मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो पहले साल 20 मिला उसका भी 20% और मिलेगा दूसरे साल में। तो 20 का 20% यानी 4। तो टोटल 20 20 40 और 4 44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6000 का सीधे सीधे 44% निकाल दो। 44 × 6000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 26, 2640 रुपये हमारा ब्याज आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल 20 है तो अगले साल भी 20 ही मिलेगा ब्याज जो है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 20 तो मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में इस 20 का भी 20 मिलेगा, इस 20 का भी 20% मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, क्रेयॉन बेचे गए हैं, इनकी मात्रा है हर साल में अलग अलग रंग के। 5 वर्षों में किन क्रेयॉन की समान बिक्री हुई है? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनका पहले सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। करो इनका 0 0 0, ये 0 हो गया। 8 8 16 4 20 4 24 6 30, 3 2 3 12 8 20 6 26 4 30 6 36, 3 1 2 3 4 5 3 5 8, ये 8600 हो गया। ये कितना है? 0 6 और 2 8 4 12 6 18, एक हासिल लगा। 9 1 10 2 12 3 15 1 16, एक हासिल लगा। 1 2 3 4 5680। इसे कैलकुलेट करो 0 0 0 0, 8 1 9 8 17 9 26,
1 2 2 2 4 2 6 और 2 8, 8600। कौन से सेम आ रहे हैं दोनों? लाल और पीला। ठीक है, नेक्स्ट इसे देखो, 50 बक्सों को जब 10,000 में बेचेगा, यानी एक बक्से की कीमत क्या है? 200 रुपये। ये है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि 50 को बेचने पर 25 के सीपी का लॉस होता है। 25 रुपये की जो लागत है उतने का लॉस हो जाता है। तो इन सवालों को कैसे करते हैं? देखो 50 सामान बेच रहा है, ये 50 तो एसपी हो गया, बराबर इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें 50 सीपी तो इंक्लूड होगा ही, साथ में अगर लॉस है, देखो लॉस है ना, और 25 के सीपी के बराबर, तो माइनस करेंगे लॉस है तो, और 25 का सीपी लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस है। अगर जो यहाँ पे प्रॉफिट होता तो प्लस लिखते, और अगर यहाँ पे होता कि 25 के बराबर, 25 के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है तो 25 एसपी आता। ठीक है, कर लो इसे, 50 एसपी बराबर 25 सीपी। तो सीपी एसपी का रेशियो क्या आ गया? ये 1, ये 2, 1/2। एसपी अगर 1 है तो सीपी कितना होगा? 2। एसपी कितना था हमारा? 200, तो सीपी कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि उससे दुगना था। सीपी एसपी का रेशियो पता होना चाहिए, सवाल सोल्व हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, अगला सवाल, एक खिलौना 160 में बेचा गया और खिलौना की लागत मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करा। देखो 160 में बेच के, इसमें इसका सीपी भी है और एसपी भी है, लेकिन जो लाभ है हमारा वो इसके लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू बराबर है, सीपी बराबर एसपी है 160 रुपये में। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, तो 80 सीपी था और 80 ही इसका प्रॉफिट हो गया। यदि नया लाभ मूल लाभ से 50% अधिक होने की आशा है तो विक्रय मूल्य बताना है। नया प्रॉफिट जो है पुराने प्रॉफिट का 50% ज़्यादा है, तो इसका 50% 40, तो 40 ज़्यादा है, तो नया प्रॉफिट क्या हो गया? 120। तो नया एसपी पूछा है, सीपी था ए 80, प्रॉफिट 120, दोनों को जोड़ दो तो एसपी आ जाएगा, यानी कि 200 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है, नया विक्रय मूल्य। आगे ना समझ में, 160 रुपये में सीपी और प्रॉफिट बराबर थे, ये एसपी नहीं है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट 160 रुपये में सीपी और प्रॉफिट बराबर थे, ये बोला ना लागत मूल्य के बराबर लाभ, तो ये दोनों बराबर थे तो आधा आधा डिवाइड हो गया, 80-80 हो गए। अब बोल रहा है 50% अधिक है नया लाभ पुराने लाभ से, या पुराने लाभ से 50% अधिक है, इसका 50% 40, तो 40 ज़्यादा यानी 120 हो गया नया लाभ। सीपी तो हमारा इतना ही था और 120 लाभ लेना है, तो कितने बेचना चाहिए? 120 + 80 यानी कि 200 रुपये। अगला सवाल देखो, ये तो डिविजिबिलिटी रूल वाला है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वो संख्या जो जिसके अंकों का सम 9 से भाग हो जाए वो 9 से भाग हो जाएगी। तो इसके अंकों का सम 9 और 7 16 और 2 18, 18 + x है, इसे 9 से भाग करना है, तो या तो ये 0 होना चाहिए तभी 18 बनेगा, 9 से भाग होगा, या फिर 18 9 27 बन जाए तब भी 9 से भाग हो जाएगा। तो 0 और 9 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। ये चतुर्थानुपाती या चौथा समानुपाती, इसे फोर्थ प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? 16 24 ये करा 36 और चौथा है तो यानी यहाँ पे x आएगा। इसमें क्या फॉर्मूला होता है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो x × 16 बराबर 24 × 36, जो कट रहा है काट लो, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 निम 36, 9 छिक्का 54, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल, ये देखो बार ग्राफ दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? ऐसे कौन से वर्ष हैं जिनमें जो हमारा ये भंडार है, जो हमारा स्टॉक है गोल्ड का, वो एवरेज से ज़्यादा है और एवरेज से कम है, उनका रेशो बताना है। कि जिनका एवरेज से ऊपर है उनका रेशो किसके साथ बताना है? जिनका एवरेज से कम है। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालोगे आप? पहले इन्हें जोड़ोगे सबको, उसके बाद 8 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 8 ही दिया हुआ है, एवरेज तब निकलेगा। मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ,
हम इनके आसपास की कोई संख्या ले लेते हैं कि उसे एवरेज मान लेते हैं, डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया 70,000 है वैल्यू एवरेज, मान लिया, कुछ भी मान सकते हो लेकिन इसके आसपास की मानना जिससे कैलकुलेशन आसान हो। ये कितना ज़्यादा है 70,000 से, प्लस का 1,000, ये कम है कितना, माइनस का 9600, ये कितना कम है, माइनस का 2400, 76-2400 होता है। ये कितना कम है, माइनस का 4000, ये कितना कम है, माइनस का 2000, ये प्लस का 9000 है, ज़्यादा है ये माइनस का 1000 और ये प्लस का 9000। प्लस वालों को एक साथ लिख लो, माइनस वालों को एक साथ, 9 9 18 और एक 19, प्लस 19,000। माइनस में कितने हैं, 9 2 11 और 6 4 10, ये 12 हो गए, 12 2 14, 14 4 18, 18 1 19, ये भी 19,000 है। तो प्लस वाले तो माइनस से कट गए, नेट डेविएशन तो जीरो आ गया। इसका मतलब 70,000 ही हमारा एवरेज है। जब 70,000 एवरेज है, इससे बड़ी कितनी है, 1 2 3, 3 बड़ी हैं, तो छोटी कितनी होंगी, 5, 3:5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे नेट डेविएशन जीरो ना आता, यहाँ पे आता 1000 रुपये, 1000 आता, प्लस का होता तो प्लस लगाते हैं, माइनस का होता तो माइनस। इस 1000 को इन 8 में प्रॉपर डिवाइड कर देते हैं, 125 आता, इस एवरेज में 125 जोड़ देते, तब हमारा एवरेज ये होता 70,000 प्लस 125। यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते इन 8 में, तो माइनस का 125 हो जाता, 70,000 माइनस का 125। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाई छिपकली दे रखी है, 6 मिनट में 15 फीट चल रही है, 15 जा रही है, अगले 2 मिनट में 3 फीट नीचे आ जा रही है। जब 3 फीट नीचे आ जा रही है तो 8 मिनट में कितना चढ़ रही है, 15 माइनस 3, 12 फीट चढ़ रही है। इसके बाद हर 1 मिनट में 8 फीट चढ़ रही है, टोटल चढ़ना है उसे 44 फीट। 44 में से 12 तो चढ़ गई, बचा कितना, 32, और 1 मिनट में चढ़ रही है 8, तो 32 कितने में चढ़ेगी, ये 4 गुना है, तो समय भी हमारा 4 गुना हो जाएगा, 4 मिनट में 32 फीट चढ़ जाएगी। टोटल टाइम कितना लगा, 4 मिनट ये और 8 मिनट ये, टोटल 12 मिनट। सिंपल, आगे चल रहे हैं। अब 10 लोग 12 घंटे में 100 केजी चावल इकट्ठा कर रहे हैं। अगर उनकी कैपेसिटी समान है, एफिशिएंसी समान है, तो 12 आदमी 10 घंटे में कितने केजी चावल इकट्ठा कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है m1d1 अपॉन m2d2 बराबर w1 अपॉन w2। ये टाइम एंड वर्क में पढ़ा रखा है मैंने, आप कर लेना वहाँ से, वो वाली वीडियो देख लेना। m1 क्या है 10, d1 है नहीं, h1 है तो h1 लिख देंगे यहाँ पे, इंटू 12 बटे 12 आदमी है, इंटू 10 है दोबारा से। ये कितना इकट्ठा कर रहे थे, 100 केजी, ये वर्क हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। 12 से 12 गया, 10 से 10, एक्स इधर आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100 केजी। तो ये भी 100 केजी चावल ही इकट्ठा करेंगे। अगले पे आ जाओ। अब देखो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु है, समान त्रिज्या वाले बेलन के शीर्ष के ऊपर रखा गया है। बेलन कौन सा होता है, सिलेंडर हमारा। शंकु क्या होता है, कोन, कोन को ऊपर रख दिया इसके। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वही इसकी रेडियस है। शंकु की ऊंचाई इसके त्रिज्या की 3 गुना है। अगर ये r है तो शंकु की ऊंचाई क्या है, 3r, 3 गुना है। बेलन की ऊंचाई उतनी ही है जितनी इसकी आधार की त्रिज्या है, जितनी इसकी रेडियस है इतनी इसकी हाइट है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर, और h क्या है इसकी 3r, प्लस बेलन की क्या होती है वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है, r हो गई, तो 3 से 3 गया, ये r क्यूब हो गया, पाई r क्यूब, ये भी पाई r क्यूब, यानी 2 पाई r क्यूब, ये हो गया। अब वैल्यू रख देंगे इनकी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या 14 इंटू 14 इंटू 14, ये हो गया 7 दूनी 14, ये हो गया 22 चौक 88 इंटू 14 इंटू 14 196। अब दो तरीके हैं, देखो 8 6 48, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 8, किस ऑप्शन में है, अकेले सेकंड में, या फिर ये 200 के आसपास है ना, अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, 88 इंटू 200,
यानी आंसर हमारा थोड़ा सा बड़ा आएगा एक्चुअल आंसर से। 2 8 16, 2 8 16 17, 17,600 आया, यानी एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा कम है। कौन सा आंसर होगा हमारा? 17,248। कैसे भी करो आपका आंसर आना चाहिए और विद इन टाइम आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो। एक छात्र ने प्रयोग करते समय 5/8 से मल्टीप्लाई करनी थी इसे, लेकिन इसने 8/5 से कर दिया। किसी स्थिरांक को, स्थिरांक मतलब क्या होता है? कांस्टेंट को। हम मान लेते हैं कांस्टेंट क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जिससे क्या फ्रैक्शन हट जाएगी। इन दोनों का एलसीएम क्या? 40। हमने मान लिया कांस्टेंट 40 था, तो इसका 5/8 से निकालेंगे तो 25 आएगा। 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25। जब इसका 8/5 निकालेंगे, 40 का 8/5, 5 अट्ठे 40 और 8 अट्ठे 64, 64 आएगा। यानी निकालना था ये और निकल गया ये। कितना एरर आया? टोटल 39 का एरर आया। कितने पे? 25 पे। जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौका 100, 4 निम 36 और 4 तिया 12 3 15। टोटल 156% का एरर आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा। 2 खंबे हैं, 2.6 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये 2 खंबे हो गए इतनी दूरी पे। एक ट्रेन इन खंभों को पार कर रही है 60 सेकेंड में। ये 2.4। जब खंभों को पार करेगी तो ये डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी ही, साथ में जब यहाँ पे आ जाएगा इसका ये पॉइंट, तो अपनी लेंथ को भी पार करेगी। इसकी लेंथ कितनी है? 600 मीटर। तो 60 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगी। 2.4 प्लस 600, ये हो गया 2400 मीटर और ये हो गया 600, यानी 3000 मीटर। स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या? 60 सेकेंड। काट लो, 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन आंसर क्या? किलोमीटर पर आवर। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दाई 50, 18 दाम 180। हमारा आंसर 180 आ गया। ऐसे ही हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे और रीजनिंग और मैथ्स के चैप्टर्स भी कवर करेंगे। अगला चैप्टर में रेशो और प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा आपको, जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं रिकॉर्ड करके। आप ऐसे ही बने रहिए और अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही होने वाला, बेनिफिट ही देगी आपको। ठीक है, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।